हेलो एंड बखैर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फ़खर यूसुफज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे, एक बड़ा हॉट इशू चल रहा है इस वक्त हिंदुस्तान और कनाडा के दरमियान। यकीनन कनाडा इज़ अ पार्ट ऑफ द G7 कंट्रीज़, जिसमें यूएस शामिल है, यूके शामिल है, ऑस्ट्रेलिया शामिल है। उनके भी मुख्तलिफ बयानात आ रहे हैं और बात यहाँ तक पहुँची कि इंडिया ने वीज़ा जो उनका सेक्शन था, उनका जो हाई कमीशन है टोरंटो में, उसको बंद किया है उस हवाले से। बल्कि मैं भी एक बहुत बड़ी स्टोरी की है बीबीसी ने, वो भी पढ़ रहा था। लेकिन हालात हमें लग रहा था कि शायद 1-2 दिनों में थोड़ा-सा कूल डाउन चीज़ें हो जाएँगी। लेकिन अब कूल डाउन नहीं हो रही, बल्कि मज़ीद गर्मी की तरफ जा रही है। देखते हैं, क्योंकि बागची साहब का भी एक स्टेटमेंट आया पाकिस्तान के हवाले से भी और कनाडा के हवाले से भी। उस पे भी बात करेंगे और यकीनन इस इश्यू के हवाले से भी बात करेंगे। अब एक और सिख जो है उसका मर्डर हुआ है वहाँ पे कनाडा में। इस हवाले से भी बात करेंगे, इन सारे मुद्दों की। खालिस्तान मूवमेंट और उसको सपोर्ट करने वाले जो लोग हैं कनाडा में रहते हैं, और इंडिया कहता है कि आप हमें या हमारे हवाले कर दें या इनके खिलाफ आप केसेस चलाएं। क्या हो सकता है क्या नहीं, इस पे बात करेंगे। और बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर एनालिस्ट हैं फ्रॉम इंडिया, अभिषेक मिश्रा साहब। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग माय शो। Thank you, Fagarwai, for inviting me. Absolutely अच्छा डॉक्टर pleasure. साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। डॉक्टर साहब, ये इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है कनाडा और इंडिया के दरमियान, एक तो ये है कि कनाडा इज द मेंबर ऑफ द G7, और यकीनन उनकी जो एक पूरा नेटवर्क है आपस में, अमेरिका का, यूके का, ऑस्ट्रेलिया का और कनाडा का, वो आपस में चीज़ें शेयर करते हैं। इंटेलिजेंस शेयरिंग शेयरिंग होती है, एक दूसरे को सपोर्ट की जाती है किसी भी किस्म का मसला हो उसके ऊपर। किस लेवल का, मतलब किस लेवल पे आप इस इशू को देख रहे हैं? नो डाउट दोनों सॉवरेन कंट्रीज हैं, भारत भी और कनाडा भी। लेकिन कनाडा ने ये इल्जाम लगाया कि आपने हमारी सॉवरेनिटी को वायलेट किया है। इस वक्त क्या सिचुएशन है न्यू दिल्ली में, या फिर इंडियन गवर्नमेंट क्या कह रही है, क्या पॉलिसी बना रही है, आगे क्या हो सकता है? इस पे थोड़ा सा आपका टेक चाहूंगा। देखिए, जो कनाडा का केस है, हालांकि उन्होंने कोई एविडेंस नहीं दिया सिवाय कंजेक्चर के और पार्लियामेंट्री स्टेटमेंट के। ना तो कोई पुलिस चार्जशीट दाखिल हुई है, ना तो जिसने असैसिन किया है उसका नाम आया है, ना तो कोई मर्डर वेपन मिला। कोई भी ऐसा जिसे हम टेंजिबल एविडेंस कह लें, एविडेंस लॉ के भाषा में, वैसा कुछ भी नहीं है। इट्स ऑल स्पेक्यूलेशन। एनीवेज, अब अगर जो मेन इनका एलिगेशन है जस्टिन ट्रूडो साहब का, प्रधानमंत्री साहब का, वो ये है कि इंडिया उनके इंटरनल मैटर में मुदाखलत कर रहा है, यानी एक फॉरेन इंटरफेरेंस है कनेडियाई मैटर्स में, एंड देयरफॉर इट्स अ सॉवरेनिटी का मैटर। ठीक है ना? अब ये बात तो जस्टिन ट्रूडो साहब बताएं कि अगर ओसामा बिन लादेन भाग करके छुप जाता है अफगानिस्तान में, तो फिर वो नेटो के साथ अफगानिस्तान को अटैक करने क्यों चले जाते हैं? अफगानिस्तान का तो कोई लेना देना नहीं था 26/11 से, दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। अगर आप फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एक ऐसे आदमी को देना चाहते हैं जिसके अगेंस्ट में क्रिमिनल केस है, पुलिस केस है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आपको बार बार उसको अरेस्ट करने के लिए नोटिफाई किया है। एक हिंदू पुजारी की पिछले साल हत्या हुई थी जिसमें हरदीप सिंह निज्जर का जो हाथ था वो सामने आया था, उसके बाद भी कैनेडियन गवर्नमेंट ने उसको ओवरलुक कर दिया। तो कौन किसके मामले में इंटरफियरेंस कर रहा है? यानी कनाडा हैज बिकम लाइक जैसे एक एनालॉजी ड्रॉ कर ले, मैंने आपको ओसामा बिन लादेन का दे दिया। अब दाऊद इब्राहिम अगर पाकिस्तान में छिप जाए तो आप पाकिस्तान को ब्लेम करें कि वो शेल्टर दे रहा है टेररिस्ट को, लेकिन अगर वही वेस्ट के किसी कंट्री में छिप जाए कोई टेररिस्ट, तो आप उसको ह्यूमन राइट्स का मैटर बना दे रहे हो, आप उसको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का बना दे रहे हो। तो भैया ओसामा बिन लादेन का फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कहां से गया? उसने भी तो कुछ डायरेक्टली नहीं किया था ना, उसके ऊपर तो यह था कि अलकायदा ने किया। वो जो 5 किए तो मर गए उसी के एरोप्लेन में। जो 5 थे, वो पांचों के 5 तो उस एरोप्लेन के साथ खत्म हो गए। उसामा बिन लादेन ने कोई पर्सनली तो ट्रिगर किया नहीं था कोई बुलेट। तो अब अगर वो कनाडा में आ गया तो उसकी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं है, वो वेस्ट को गाली देता रहे, क्या दिक्कत है? अगर इंडिया को तोड़ने की बात करना फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, इंदिरा गांधी के हत्यारों को यूलोजाइज करना
उसका जो है टैब्लो निकालना, अगर ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, तो फिर सेम सेम गोज फॉर एवरी टेररिस्ट। फिर तो कोई टेररिस्ट है ही नहीं, क्योंकि सभी अपने अपने तरीके से फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ही एक्सरसाइज कर रहे हैं। ईरान जब कहता है डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। आपको ईरान के अगेंस्ट में कोई सैंक्शन नहीं लगाने चाहिए। आपने तो उनके जो है एक बहुत बड़े मिलिट्री ऑफिसर को 3-4 साल पहले ड्रोन से उड़वा दिया था, ड्रोन से अटैक बिल्कुल करवा के उनके बिल्कुल उस पे। तो भाई कासमी, जनरल कासमी को। जनरल कासमी को, एग्जैक्टली। तो ये इनका जो ये डबल स्टैंडर्ड है कि आप इंडिया के मैटर में मुदाखलत कर रहे हो या इंडिया आपके मैटर में मुदाखलत कर रहा है। आपको एक टेररिस्ट को प्रोसिक्यूट कर लो भाई, जब इंडिया ने एविडेंस दिया। आप कह रहे हो कि आप हमें एक्शनेबल इंटेलिजेंस दीजिए, एक्शनेबल इंटेलिजेंस दीजिए, हम एविडेंस कर पाए। अगर मानना ही नहीं चाहते, आप अरेस्ट ही कर लेते, कोर्ट में ले जाते। अगर इंडियन एविडेंसेस इतने वीक थे तो अरेस्ट करके कोर्ट में मुकदमा चलाते, कोर्ट छोड़ देता, बात खत्म हो जाती। आपने तो एग्जीक्यूटिव एक्शन तक नहीं किया, जुडिशरी तक तो बात ही नहीं गई, अरेस्ट ये किया ही नहीं। तो ये कौन किसके मैटर में मुदाखलत कर रहा है? कैन कनाडा बिकम अ सेफ हेवन फॉर द टेररिस्ट एंड वेगा बाउंड्स ऑफ इंडिया, कि आप कनाडा पहुंच जाओ, उसके बाद वहां से बैठ करके मर्डर कराओ। अभी कुछ दिन पहले ये जो बेचारा सिद्धू था, उसको मार दिया। उसको मरवाने वाले भी गोल्डी बलार वहीं बैठा हुआ था। आज भी वही हुआ है। तो कनाडा से बैठ करके इंडिया में हत्या करवा रहे हैं ये लोग। चूंकि कनाडा में हत्या नहीं हो रहे, तो आप कह रहे हो कि कनाडा का इससे कोई लेना देना नहीं है। भैया कनाडा इंटरनल अफेयर्स में इंडिया के मुदाखलत कर रहा है ऐसे लोगों को सेफ हेवन दे करके। अच्छा डॉक्टर साहब, ये मुझे बताइएगा कि ठीक है, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि जस्टिन ट्रूडो साहब, उन्होंने जब अपने पार्लियामेंट में खिताब किया तो वो कह रहे थे कि ये मुद्दा मैंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया यानी नरेंद्र मोदी जी के साथ भी उठाया था। और मोदी साहब की तरफ से, मतलब पीएम ऑफिस ऑफ इंडिया के ऑफिस से ये स्टेटमेंट आया कि हमने खालिस्तान वाले जो सपोर्टर हैं उनका मुद्दा कनाडा के साथ उठाया G20 में। और ये कहा जा रहा है कि उस वक्त भी काफी गर्मा गर्मी रही दोनों के दरमियान, कोई बहुत ज्यादा आपस में उनकी बात भी नहीं हुई और ऐसा लगा कि एक दूसरे से जैसे दूर रहे। हालांकि हमने देखा मोदी साहब बड़े, इटली की जो प्राइम मिनिस्टर थी या फिर जो बाइडेन साहब थे, मोहम्मद बिन सलमान साहब थे, उनके साथ जो वीडियोस और पिक्चर्स आई तो वो बड़ी मतलब बड़े हंस रहे हैं और बड़े मतलब हशाश बशाश खुश नजर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा जैसे फेस पे वो स्टिफनेस है, और पता नहीं वो, आई डोंट नो दैट, लेकिन ये तो खैर उनको पता होगा, उनके ऑफिस को पता होगा कि किस तरीके से उनको डील करना या नहीं करना था। तो ये मुद्दे जब उठाए जाते हैं तो यकीनन उसके ऊपर फिर रिएक्ट भी होता है। फॉरेन ऑफिस ऑफ कनाडा, फॉरेन ऑफिस ऑफ इंडिया रिएक्ट करता है। लेकिन इसका सोल्यूशन क्या है? क्योंकि इंडिया भी कह रहे कि हमारे हवाले कर दे या उन लोगों को निकाल दें या जो भी उनका प्रोसीजर हो सकता है अकॉर्डिंग टू द कैनेडियन लॉ, या फिर इंडियन लॉ तो खैर उनके ऊपर फिर नहीं बनता, लेकिन अकॉर्डिंग टू द कैनेडियन लॉ। तो फिर वो लोग कहते हैं कि जी आप लोग इनके साथ वो मसला उठाते हैं मोदी साहब के सामने, मोदी साहब को कहते हैं कि नहीं जी ये आप गलत कर रहे हैं। तो क्या सीन क्या है, मतलब ये फिर प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कैसे हो? देखिए प्रॉब्लम ये ना, ये ट्रांजैक्शनल नहीं है, ये आइडियोलॉजिकल प्रॉब्लम है, कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है। इसको आप फैक्चुअली अटेंड करने जाएंगे तो समझ ही नहीं रहे। वेस्ट का जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है और जो नॉन वेस्ट कंट्रीज का फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, उसकी सेंसिटिविटीज और कंटेंट अलग अलग है। वेस्ट का फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आता है जिसकी जड़ में उनका कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस है। मतलब उन्होंने फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के थ्रू अपने बिब्लिकल जो गवर्नमेंटल मैकेनिज्म्स था उसकी बुराइयां करी, मतलब उसका क्रिटिकल एनालिसिस करा। क्रिटिकल एनालिसिस के थ्रू उन्होंने किताबें लिखना शुरू करी, जिसका नाम जैसे टू ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट एक क्लासिकल एग्जांपल है, जिसमें कैसे ये बात स्टैब्लिश की जॉन लॉक ने कि आप अगर एडम के वंशज हैं तो आपको लेजिटिमेसी ऑफ गवर्नमेंट नहीं मिलती है, लेजिटिमेसी ऑफ गवर्नमेंट लोगों से मिलती है। एक पूरा उन्होंने एनालिसिस किया कि इनहेरिटेंस गवर्नमेंट का मतलब होता है इनहेरिटेंस एंड ऑल दैट, उसको अब आप पढ़ेंगे। तो वेस्ट जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को बहुत डियर होल्ड करता है, क्योंकि ये जो रेनेसा है यही फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। जब डार्विन ये कहना चाहता था कि भाई देयर इज अ इवोल्यूशन, तो उसको डर ना होगी, कोई क्रिएशन थ्योरी का बिलीवर है और वो उसकी जान ले लेगा। तो वेस्ट का जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है ये उनके लिए नॉन नेगोशिएबल है। क्वेश्चन ये आ रहा है कि उसका कंटेंट क्या होगा। अब जस्टिन ट्रूडो ये कह रहा है कि भाई वो अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में खालिस्तान जिंदाबाद की बातें कर रहा है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखिए स्कॉटलैंड का भी वो फ्रीडम, वो रेफरेंडम करवा दिया था। जो वहां के ब्राउन प्रेसिडेंट थे, उनका प्राइम मिनिस्टर थे कैमरून, जेम्स कैमरून, सॉरी कैमरून, प्राइम मिनिस्टर कैमरून, जी जी। उन्होंने करवा दिया था।
इन्होंने ये भी क्वेबेक के उस हद पे चले गए थे। तो इनका जो आइडिया है, अंडरस्टैंडिंग है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को लेकर के, वो इंडिया से या वेस्ट से या जो हमारी सोसाइटीज है उनसे वैली नहीं टैली नहीं करता। जैसे इस्लामिक मुल्क इनको बार बार कहते हैं कि भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर में चार्ली हेब्डो नहीं आ सकता, या फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंडर में कुरान का बर्निंग नहीं आ सकता। दैट इज अनएक्सेप्टेबल, नॉन सैयद नेगोशिएबल टू अस। उर्दवान ने अभी यूनाइटेड नेशन में बोला। एग्जैक्टली exactly. तो पॉइंट ये है कि अब यूरोप जो है या जो वेस्ट है उसके लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एकदम दूसरी चीज है। वो उसके साथ जैसे भी यूके का हेट स्पीच आप लॉ पढ़ ले, हेट क्राइम जिसको वो कहते हैं, उसमें उन्होंने कहा है कि आप किसी के रंग भेद पे, रंग पे गाली दो, उसके नस्ल पे गाली दो, उसके कलर पे गाली दो, उसके नेशनलिटी पे गाली दो, तो वो सब हेट क्राइम है। रिलीजन को आउट रखा है, यानी किसी के रिलीजन को गाली दो तो वो हेट क्राइम नहीं है। आप समझ रहे हैं, उनका ये सेंसिटिविटी है, वो नहीं इस पर नेगोशिएट करना चाहते। वो कहते हैं कि हम अपना भी मजाक उड़ाएंगे। जैसे स्वीडन ने जब कुरान को बर्निंग की इजाजत दी, उसके 1.5 हफ्ते बाद उन्होंने बाइबल बर्निंग की भी इजाजत दे दी। ठीक है ना? तो पॉइंट ये कि अब जो इस्लामिक मुल्क है वो उसको समझ ही नहीं सकता कि भाई तुम इतना कैसे हो सकता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में रिलीजियस सैंक्टिटी, रिलीजन उसके बाहर है दायरे के। हमारे साथ सेम चीज है कि इंडिया की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी जो है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के दायरे में नहीं आएगी, क्रिमिनल एक्शन फ्रीडम ऑफ स्पीच के दायरे में नहीं आएगा। कि आप इंडिया को तोड़ने की बात करें, उस पर एक्शन करें और कहें कि ये तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आप करवा लें, दिस इज नॉन नेगोशिएबल फॉर अस। ये हमारी सेंसिटिविटी है। तो ट्रूडो साहब को समझाना पड़ेगा कि टेररिस्ट को वो टेररिस्ट एक्टिविटी करे और इंडिया में उसका फॉलो आउट हो और आप उसके लिए इन्वेस्टिगेशन भी ना करो, तो आप इंडिया के इंटरनल मैटर में इंटरफेरेंस कर रहे हो। इंडिया आपके मैटर में इंटरफेरेंस नहीं कर रहा है। यू कैन नॉट बिकम अ सेफ हेवन फॉर वेगाबाउंड्स, फॉर लूटर्स एंड टेररिस्ट। ये तो उनको डिसाइड करना पड़ेगा ना कि इंडिया के लोग वहां जा रहे हैं, कैनेडियन लोग इंडिया में नहीं आ रहे, या इंडियन किसी यूरोपियन या व्हाइट कैनेडियन के साथ ये काम नहीं कर रहा है। So that's what he needs to understand. There's a sensitivity behind Khalistan, and then Trudeau, for some inexplicable reasons, doesn't understand it. वो उसको समझना ही नहीं चाहते। अच्छा, अब एक लास्ट बात, आप ये देखिए फकर भाई, जब हमारे यहाँ ये एंटी फार्मर जो एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स एक्ट लाया गया, उसमें जो फार्मर का वो हुआ, ये ट्रूडो साहब ने 3 बार ये बयान दिया कि फार्मर को हक है वो अपना वो करें, क्या नाम है, प्रोटेस्ट करें और ये करें। हालांकि प्रोटेस्ट एकदम गंदा था, वो उसमें बहुत सारे क्राइम हुए, बहुत कुछ हुआ, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको कम से कम मेरे ख्याल से कुछ नहीं तो 4-5 महीना बर्दाश्त किया। ठीक है ना? बाद में वो फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेप बैक करी और उन्होंने वो सारे लॉ ही रिवोक कर लिया, रिपील कर लिए वो सारे लॉ। इतना बड़ा स्टेप लिया। ये ट्रूडो उस समय हमको समझा रहे थे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है भाई, एग्रीकल्चरल एक्ट जो था वो सिर्फ पंजाब के लिए नहीं आया था, ऑल ओवर इंडिया के लिए लाया गया था। एनीवेज, जब ये काम, जब उनके यहाँ पे सिमिलर ये प्रोटेस्ट हुआ वैक्सीन के वो लेकर के जो ट्रकर्स ने किया, तो उनके ऊपर इन्होंने इमरजेंसी एक्ट लागू कर दिया। इन्होंने इमरजेंसी पावर कॉन्स्टिट्यूशन की इन्वोक करी और सारे के सारे ट्रकर्स का फाइनेंशियल जो वो बैंक अकाउंट था उसको सीज कर दिया, उनको अरेस्ट करना शुरू कर दिया। तो ये उनकी मतलब वैक्सीन के अगेंस्ट में अगर प्रोटेस्ट हो रहा है तो वो फ्रीडम ऑफ स्पीच का पार्ट नहीं है। वहां पे तुम जो है इमरजेंसी पावर यूज करोगे कॉन्स्टिट्यूशन के। और इंडिया में अगर जो एग्रीकल्चर लॉ लाया गया जो कि रिफॉर्म फॉर द पर्पज ऑफ रिफॉर्म, जो कि इलेक्टोरल प्रॉमिस था मोदी गवर्नमेंट का, उसको तुम कह रहे हो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। सो फॉर सम इनएक्सप्लिकेबल रीजंस ट्रूडो हैज बीन इनिमिकल टू इंडियाज सेंसिटिविटी। तो ये ट्रूडो को समझना पड़ेगा। यू कांट हैव डबल स्टैंडर्ड जस्ट बिकॉज यू हैपन टू बी अ वाइट वोक। या यू आर राइट। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज हमें ये भी सुनने में मिल रही है कि भाई आज का भारत एक और तरह का है। आप अगर सोच रहे थे कि आज से 10 साल या 20 साल पहले वाला भारत था जिसके ऊपर वो शायद मतलब थोड़ा सा सॉफ्ट किस्म का वो रखता था, डिसीजन लेता था, अगर आप कुछ करते थे तो समझाता बुझाता था, अब वो नहीं है। अगर आप कुछ करेंगे तो आपके साथ उसी का डबल आपको रिस्पांस मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप कहेंगे कि आप एक्सपेल करेंगे किसी को, हमारे डिप्लोमेट को, और उसके बदले में आपको कुछ नहीं कहा जाएगा। वाकई ऐसा? देखिए, मैं कहूंगा भारत पहले भी ऐसा कर चुका है। बीबीसी को बैन कर चुका है भारत 1976 में, बहुत पहले। ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं किया गया है, ये किया गया है। पॉइंट ये है फकर भाई कि अब इंडिया जो है वो दुनिया के साथ चलना चाहता है। यार टेरिटोरियल इंटेग्रिटी का मैटर सेंसिटिव है।
भाई हम जैसे हम तो किसी की रिलीजियस बुक के बर्निंग का विरोध करते हैं। इंडिया ने जबरदस्त। इस मुद्दे पे जाकर के पाकिस्तान के साथ जनरल असेंबली में भी वोट किया था कि किसी बिल्कुल की साथ रिलीजियस दिया बुक था, को बिल्कुल, आप और ये आप बहुत मत बड़ी करो। बात थी। पाकिस्तान और में इसको आप देख, बहुत उठाया गया था कि यार इंडिया ने पाकिस्तान का साथ, ये कहते हैं अगर इस जगह पे इंडिया होता तो क्या पाकिस्तान साथ देता? वो तो आ गया ना, भुट्टो साहब तो आके बोलने लगे कि इंडिया ऐसी कंट्री है। भुट्टो साहब ने तो नहीं, नहीं दिया सही कह साथ। रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिलावल भुट्टो भुट्टो जी आज तो आ गए, बिल्कुल, उन्होंने कहा इंडिया तो एक रूग मुल्क है, वो इस बिल्कुल, तरीके से हत्याएं करवाता है। पॉइंट आप जी। समझ में आ गया ना भाई, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के दायरे में हम मुस्लिम जो स्टेट्स हैं उनकी सेंसिटिविटी को समझते हैं। हुँ, क्या जरूरत है भाई, उनको रिफॉर्म लाना है वो अपने अंदर लाएंगे, लेकिन आप किसी की फीलिंग को क्यों हर्ट कर रहे हो, क्यों जला करके एब्सोल्युटली करना है? राइट। आपको कोई हक नहीं बनता। ठीक है ना कि भाई आप सामने वाले को ये भले कहे कि भाई हमारे यहाँ आकर के हम तुम्हें नहीं करने देंगे प्रैक्टिस, ये आप भले कर लो, लेकिन भूख जलवा देना। भाई हर्ट होते हैं, और एक दो लोग नहीं है भाई, मिलियंस ऑफ पीपल है जो हर्ट हो रहे हैं। क्यों कर रहे हो बिल्कुल, ये ऐसा? इस बिल्कुल, एक्शन से क्या मिल जाता है तुम्हें? अगर वो बर्न हो गई तो उससे क्या मिल जाएगा? कुछ क्या घंटा मिल मिलना तो जाएगा? है नहीं, सिवाय इसके बिल्कुल कि सही। लोगों की फीलिंग्स को। मगर आप कह रहे हो कि मैं समझ सकता हूँ यूरोप के साथ, इसीलिए 2006 में ये क्या नाम है आपका, यूके ने लॉ बनाया, मगर यूके ने भी रिलीजन को नहीं इंक्लूड किया। ये बात तो आप उनको मानिए ही मानिए, ओके। रिलीजन को नहीं इंक्लूड किया उन्होंने हेट स्पीच में। उन्होंने कहा रिलीजन के अगेंस्ट में आप बोलेंगे कुछ भी, उसको हम हेट स्पीच नहीं मानेंगे। सो देयर इज अ हुँ, सेंसिटिविटी, बट आई थिंक यहाँ पे ट्रूडो जो है वो इंटरनेशनल लॉ के भी अगेंस्ट में है। उन्होंने एक स्पेक्युलेटिव एलिगेशंस कर दिया, डिप्लोमेटिक नॉर्म्स को भी तोड़ा उन्होंने। इवन द वेस्ट इज नॉट गोइंग टू स्टैंड विद द ट्रूडो फॉर सिंपल रीजन कि ये जो बात वो कर रहे हैं ये इंडिया की टेरिटोरियल सेंसिटिविटी से रिलेटेड है, और नाटो का एक्शन वो देख चुके हैं। जो आज यूक्रेन में हो रहा है वो इसीलिए कि ये नाटो को रशिया के एकदम गले के अंदर ठूंस देना चाहते थे। हाँ, दे बिल्कुल, शव्ड नाटो टू ईस्ट ऑफ द यूरोप, और एग्री। उनका ये नतीजा आया है। सो अगर ये काम यही करेंगे जस्टिन ट्रूडो, और इंडिया कहीं अगर शिफ्ट हो गया, वो रशिया की ओर सॉफ्ट कॉर्नर होगा, क्योंकि रशिया तो इसको भुनाएगा। वो तो बयान देगा इंडिया के फेवर में कि देख लो ये बिल्कुल तो दे ऐसे ही है। तुम इनके साथ खड़ा होना चाह रहे हो तो तुम्हारी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के लिए नहीं खड़े होने जा रहे। तो इसलिए, और वैसे भी ब्रिक्स स्ट्रांग हो रहा है, ये नॉन वेस्टर्न जो फ्रंट्स हैं वो खोलते जा रहे हाँ, हैं। और हाँ, बिल्कुल, रशिया के सारे सैंक्शंस फेल हो गए, बैकफायर हो गए। 2 साल से लड़ाई चल रही है, रशिया का कुछ बाल नहीं बांका कर पाए आप। फायदा बिल्कुल, क्या हुआ उसका? एग्ज़ैक्ट कोई फायदा नहीं हुआ। तो इसलिए ये जो इनके जो फाइव आईज है, मतलब कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, या यूनाइटेड किंगडम एंड यूएसए, जो कि इंटेलिजेंस शेयर की कंट्रीज हैं, दे विल ऑल्सो, वो इतना ही बयान देंगे कि भाई हाँ इन्वेस्टिगेट कर लो। वो तो कोई भी बोलेगा, हम भी कहेंगे इंडियन की इन्वेस्टिगेट करो, इससे ज्यादा कोई अच्छा, कुछ नहीं कहेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बिल्कुल इसी पॉइंट पे मैं आ रहा हूँ कि इस वक़्त क्योंकि यूएस के लिए, यूके के लिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए, न्यूज़ीलैंड के लिए, पूरे यूरोप यूनियन के लिए, मिडल ईस्ट के लिए इंडिया की इम्पोर्टेंस पता है सबको, बल्कि बहुत क्लियर है। और G20 के बाद तो और ज़्यादा क्लैरिटी इस चीज़ में आई है। तो क्या हो सकता है, क्योंकि एज़ ए G7 मेंबर प्रेशर डालने के टैक्टिक के तौर पे ये यूएस और ये बाकी लोग इस्तेमाल कर सकते हैं हिंदुस्तान के खिलाफ, या वो चीज़ भी नहीं चलेगी? देखिए G7 कर सकता है, G1 नहीं कर पाएगा। कनाडा एज एन इंडिविजुअल नहीं कर सकता। या कनाडा ने ये टैक्टिक्स तो प्ले की ना, वो तो पहले G7 के लोगों से जब बायलैटरल मीटिंग की है या G20 के साइडलाइन पे, उन्होंने सबसे कहा, ये पार्लियामेंट में जाने से पहले इन्होंने बकायदा लॉबी करी थी कि भाई जो है इंडिया को क्रिटिसाइज करो, ये हमारे यहाँ पे इन्होंने ये जो है एक स्टेट स्पॉन्सर्ड असैसिनेशन कराया। फॉर जी। गॉड से, यार तुम किससे कह रहे हो? जिन्होंने उसामा बिन लादेन को घुस के मार दिया पाकिस्तान के अंदर, तुम उनसे कह रहे हो हुँ, कि ये टारगेटेड किलिंग करे? जिन्होंने वो जनरल कासमी, कासमी को मरवा दिया, आप उनसे कह रहे हो इराक कि में। तुम टारगेटेड किलिंग का तुम वो करो? मतलब अमेरिका इज नटोरियस, नाटो इज नटोरियस फॉर टारगेटेड किलिंग। इंडिया तो टारगेटेड किलिंग करता ही नहीं है। हुँ, और आप हुँ। उनको कह रहे हो कि टारगेटेड किलिंग का तुम, मतलब यू गाइस हैव चैंपियन द कॉज ऑफ टारगेटेड किलिंग। सद्दाम हुसैन क्या था? टारगेटेड किलिंग नहीं था, वो बेचारे की गलती क्या थी? कर्नल मतलब मैं, कदाफी, गवर्नर गद्दाफी, उनको लीबिया को बर्बाद कर दिया तुमने। ठीक है ना? सद्दाम हुसैन की क्या गलती थी यार? तुमने बनाया था बाथ फांसी पार्टी को, चढ़ा वो दे। आदमी इतना बुरा नहीं था। और अगर या उसने कुवैत पे चढ़ाई की थी, तुमने उसको जनरल असेंबली, अरे सिक्योरिटी काउंसिल रिजोल्यूशन लेके विरोध कर दिया था, बात खत्म हो गई थी। उसको पर्सनल बनाने की क्या जरूरत थी? उस कंट्री को, आज इराक की हालत क्या है, उसको तुमने उसमें डाल दिया। भाई वो मैटर, तुमको सद्दाम हुसैन नहीं पसंद था, वो मैटर सद्दाम हुसैन और उसके लोगों के बीच का था, इराक के या लोगों के बीच का था। इराक के लोगों को नहीं पसंद था, वो रिवोल्ट कर देते। तुम कौन होते हो लोगों को बताने कि हम डेमोक्रेसी देने आएंगे और वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का झूठ बोल करके? तुमने या इराक को, आज इराक आईएस जो है वो तभी तो पनपा जब इराक में कोई गवर्नमेंट नहीं था। बिल्कुल,
वरना एग्जैक्टली। सद्दाम हुसैन के समय में फकर भाई इराक से लोग आते थे भर भर के पैसा लेकर के और भर भर का बाहर का हमारे चीज लाते पाकिस्तान के बहुत सारे लोग मजदूरी करने के लिए इराक जाया करते थे, जिस तरह यूएई सऊदी अरेबिया में जाते हैं, सेम लाइक दैट। थे। इराक वॉज अ वेरी प्रॉस्परस प्लेस भाई, बड़े या अच्छे लोग थे वो। और आज बिल्कुल। देख लीजिए इराक में सबसे ज्यादा डेथ हुई है फूड फॉर ऑयल प्रोग्राम के या नाम पे। एब्सोल्युटली राइट, यू आर सबसे राइट। ज्यादा बच्चे मरे इनके, ये वेस्ट के ये और ये सब कह रहे हैं ये अब दुनिया को सिखा रहे हैं कि तुम फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कर रहे हो। यार तुम कुछ प्रैक्टिस करो। यही बात रशिया भी कहता है कि रशिया अगर यूक्रेन में व्हाइट मर रहा है तो तुम्हें दर्द हो रहा है, लेकिन कोई अरब मर रहा है और मुसलमान मर रहा है तो तुम्हें दर्द नहीं हो रहा है, तब तुम्हें खुशियां हो रही हैं। जितने तुमने या टारगेटेड किलिंग किए हैं ये पाकिस्तान के बॉर्डर पे अफगानियों के और तालिबानों के, उससे ज्यादा उसका तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। मैं तो एक समय सुनता था कि बिल्कुल हर नहीं। दूसरे दिन किसी को उड़ा दिए तुम, बिल्कुल कभी इसको उड़ा रहे बिल्कुल। हो कभी उसको उड़ा रहे हो। और 500 तुम से ज्यादा ड्रोन हमले हो चुके हैं, 500 से ज्यादा। तो बताइए, और ये क्यों क्यों कर रहे थे वो? उनके फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड हम्म। एक्सप्रेशन नहीं है। अगर तालिबान ये कह रहा है कि हम अमेरिका को यहाँ नहीं बर्दाश्त करना चाहते, हम जो है वेस्टर्न डेमोक्रेसी यहाँ नहीं चाहते, तो ये उनका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं है। हाउ इट बिल्कुल इज सही डिफरेंट फ्रॉम सेइंग कहा। कि हम खालिस्तान को अलग चाहते हैं? ये भी तो सेम जी है ना। वो एक बिल्कुल, आदमी कह रहा वेस्टर्न बिल्कुल डेमोक्रेसी सही। नहीं चाहते, डेथ टू अमेरिका, एब्सोल्युटली। डेथ टू इसराइल, हम अरब लैंड पे इसराइल नहीं चाहते। ये उनका तो आप अगर उसको हम्म। समझते हो कि ये टेररिस्ट एक्ट है, अगर आपके लिए ईरान एक रूग नेशन है बिकॉज कि वो इसराइल को सफाई हस्ती से या हटा देना चाहता है, या वो इसराइल को तोड़ने की बात कर रहा है, भाई यही बात तो फिर वो भी कर रहा है ना। खालिस्तानी डबल स्टैंडर्ड लगा रहे हो यार आप। तो हम्म। ये इनको ये G7 को इनको अगर कन्विंस करने की पावर होती तो वो G20 में दिख जाता। द सक्सेस ऑफ G20 वाज अ स्नब टू ट्रूडो, एंड दैट्स व्हाई ओके। उनको पार्लियामेंट में जाकर के ये बात उठानी पड़ी, क्योंकि जब उनके साथ कोई नहीं खड़ा हुआ तो उन्होंने पार्लियामेंट के फ्लोर पे बोल दिया। फ्लोर पे बोला पार्लियामेंट के, अगर गट्स था तो बाहर बोलते तुम, सो दैट यू कुड हैव बीन सूड। हम्म। अब आपने तो अच्छा, पार्लियामेंट प्रिविलेजेस का आड़ ले लिया कि कुछ कर नहीं बिल्कुल उस पे सकते आप आपको, इसके ऊपर कोई मतलब किसी कोई लॉ आपके ऊपर नहीं हो सकता। बिल्कुल फ्लोर ऑफ द हाउस अगर आप कोई बात करें, फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट आप कोई बात करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, इस वक्त इंडिया अमेरिका बड़े क्लोज हैं, यूके वाले भी, मतलब ऋषि सुनाक साहब इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हैं, इंडियन नेशनल रहे हैं उनके पेरेंट्स। तो क्या कुछ चीज ऐसी हो सकती है कि जो बहुत ज्यादा करीबी ताल्लुकात हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अमेरिका खुद दावा करता है कि हमने किसी और के साथ नहीं की एक्सेप्ट इसराइल, तो वो हम हिंदुस्तान के साथ वो चीज शेयर कर रहे हैं, तो इसमें कोई असर पड़ सकता है? और मतलब एक दफा फिर मैं ये नहीं कहता कि रशियन ब्लॉक से या रशिया के साथ ताल्लुकात खराब है हिंदुस्तान के लिए, बिल्कुल ऐसा नहीं है, लेकिन वो मजीद जो अमेरिका की तरफ गुर्बत हुई थी वो कम हो सकती है, और रशिया और चाइना और इस रीजन के साथ दोबारा से ज्यादा जुड़ सकता है हिंदुस्तान। भाई। तो दिस इज द टेस्ट ऑफ द वेस्ट भाई। हम्म। आज इंडिया रशिया के साथ इसलिए खड़ा हुआ क्योंकि इंडिया ये कहता है कि हमारे मुश्किल समय में तो सिर्फ रशिया खड़ा था ना, और यस। वो थी हमारी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी। हम तो टेरिटरी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं तब से। तो आज अगर तुमने फिर से वेस्ट ने वही कदम उठाया कि जो पहले आप उठा चुके हो, क्योंकि हमारी तो रोना यही है कि भाई हम डेमोक्रेसी थे और तुमने सारी नॉन डेमोक्रेटिक फोर्सेस को वेपनाइज किया, उनको आर्म्स किया, एम्यूनेशन किया, ट्रेन किया, एंटी इंडिया फोर्सेस को तुमने मजबूत किया, पाकिस्तान को F-16 दिया, वो तो हमारे अगेंस्ट ही यूज हुआ ना। या तो पॉइंट ये है कि क्या वेस्ट अब ये अफोर्ड कर सकता है? क्योंकि अगर वेस्ट ने इंडिया को टारगेट किया इस पॉइंट पे, और मजे की बात मैं आपको एक बात बताऊं, मैं कैनेडियन न्यूज चैनल्स को देखा, आज करीबन 2-3 घंटा देखा मैंने। सबने एक दो को छोड़ के सबने ये हाईलाइट किया या वर्ड यूज किया कि ही इज अ टेररिस्ट या सेपरेटिस्ट या क्रिमिनल। तो ये वो फ्री हैंड नहीं दे रहे वहां के लोग जस्टिन ट्रूडो को, because there is a great amount of even frustration against Trudeau ki he is just a very nice sophisticated boy who doesn't understand eye of international foreign relationship. So I think कि ये it will give impetus to conservative to form the government. ये जबरदस्ती बैठे बैठाए इसने ले लिया अपने सर पे। It was a non-issue. He made it an issue which will be basically Canadian जो न्यूज़पेपर्स थे उन्होंने भी इनका बड़ी बेइज्जती की थी जब ये वापस आए थे। वो फोटो छाप दिया कि मोदी कह रहे हैं दिस वे आउट, गेट आउट, कोई सम्मान नहीं मिला, एंड दैट अर्क्ड हिम सो मच कि उन्होंने कहा कि अब हम इंडिया को नेम एंड शेम करेंगे, बिकॉज जो ये इनकी गुस्सा अलायंस था, है। ये गुस्सा था G20 एग्जैक्टली का। गुस्सा था। ये ऐसा भी नहीं है पहली बार हुआ है। मैं आपको बताऊं, ये आज से 4 साल पहले जब आए थे जस्टिन ट्रूडो साहब, उस समय भी इनको बहुत तेजी से स्नब किया गया था। ये गए थे पंजाब, और इनके साथ खालिस्तानी आए हुए थे कई। तो जो हमारे उस समय पंजाब के गालिबन चीफ, गोल्डन टेम्पल भी इन्होंने विजिट किया था, आई थिंक जी सो। जी 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 जी,
उस समय के जो चीफ मिनिस्टर ओके। थे फखर भाई, वो थे हमारे अमरिंदर सिंह जी। मिलने से मना कर दिया था। उन्होंने कहा ये जिस आदमी के साथ आए हो उस आदमी से हम नहीं मिलेंगे। ही रिफ्यूज टू मीट। उसके बाद भी दिस मैन डजंट अंडरस्टैंड, डजंट टेक द लेसन। भाई तुम दो, मगर तुम क्या इंदिरा गांधी की हत्या की जा रही है, गन चला रहे हैं, और ये जो बड़े बड़े टेररिस्ट हैं इनका फोटो लगा करके कि ये शहीद है। दिस इज व्हाट यू वांट टू पोर्ट्रे कनाडा एज, दिस इज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इंसाइटमेंट टू वायलेंस इज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इज दैट व्हाट यू सेइंग? गुरपतवंत सिंह पन्नू आज आकर के कह रहा है कि हिंदुओं तुम छोड़ दो कनाडा, नहीं तो हम तुम्हें देख लेंगे। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। So Trudeau has to decide where does he want to steer. Otherwise, he has been isolated by G7, by G20. He will again be isolated. No one is going to buy his story. दुनिया ने वैसा रिएक्शन नहीं दिया। 4 दिन हो गए, आज तो एक और की हत्या हो गई, कुछ नहीं आया हाँ दुनिया से। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। So he has been राइट isolated, फखर भाई। राइट और यकीनन इस वक्त दुनिया में हिंदुस्तान की भी बहुत इन्फ्लुएंस है। मैंने जैसे बताया कि वो मिडल ईस्ट हो, वो अमेरिका हो, या फिर वो यूनाइटेड किंगडम हो, यूरोपीय यूनियन हो, या फिर ऑस्ट्रेलिया, जापान हो, तो वहाँ पे उनका भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। लेकिन इसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म पे क्या हो सकता है? क्योंकि जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अगर हमारे यहाँ हो तो कहते हैं ये वायलेशन हो रही है, अगर इनके यहाँ हो तो कह रहे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। और ये बात काफ़ी हद तक मैं मतलब इस बात से मैं एग्री कर रहा हूँ डॉक्टर साहब के कि वाक़ई में ऐसा है कि हमारे यहाँ अगर कोई, मैं ये नहीं कहता कि अगर हमारे यहाँ कोई गलत काम हो रहा है तो उसको मैं जस्टिफाई करूँ क्योंकि मेरे यहाँ गलत हुआ है तो वो गलत नहीं है। कनाडा के यहाँ अगर कोई गलत हुआ है तो मैं कहूँ नहीं ये वहाँ गलत हो रहा है, या हिंदुस्तान में ज़्यादा मिसाल अच्छी रहेगी क्योंकि वहाँ हम ज़्यादा पॉइंट आउट करते हैं। तो वहाँ पे अगर कुछ हो जाता है तो मैं कहता हूँ नहीं ये तो बहुत बड़ा जुल्म है। लेकिन अगर वही चीज़ सेम मेरे कंट्री में हो जाती है तो मैं कहता हूँ यार ये तो मतलब नॉर्मल रूटीन का मैटर है, ऐसा कोई नहीं है, मतलब इतने 25 करोड़ में तो ये होता है, तो फिर तो 140 करोड़ में भी कुछ ना कुछ हो सकता है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं हो सकता। खैर एनीवे देखते हैं कि इसका लॉन्ग टर्म, अभी यूनाइटेड नेशन का यूएनजीए का एनुअल सेशन भी चल रहा है, वहाँ पे इसका क्या इम्पैक्ट होगा। यकीनन इस पे एक अलग हम शो करेंगे। पाकिस्तान कश्मीर की बात भी कर रहे हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने पहले झंडा उठाया हुआ है कि जी कश्मीर इशू पे हम बात करेंगे। क्या बात करेंगे? वो जब भी करेंगे तो उसके ऊपर हम डॉक्टर साहब को भी और डॉक्टर साहब की तरह के और लोगों को फिर ज़हमत देंगे कि उन्होंने क्या बोला और बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, और इस इश्यू को ख़त्म करना है कि घसीटना है मज़ीद 75 साल। देखते हैं क्या होता है, क्या नहीं। डॉक्टर साहब आपके टाइम का बहुत शुक्रिया, आपने शो जॉइन किया। एंड व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फखर यूसुफजई। किसी और डिबेट में आपसे फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए टेक केयर, बाय। थैंक यू, गुड नाइट। थैंक यू वेरी मच।